गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि हमारा छूट गया था बीच में या गुप्तवंश से 161वें क्वेश्चन से, तो आज हम वहाँ से कवर करेंगे। ये पिनाकिल की बुक है जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया है वीडियो में, बट कोई बात नहीं। हम 2025 के लिए ऑल जो एसएससी वाला एग्ज़ाम है उनके सभी में जीके जीएस पूछने वाले सभी क्वेश्चन को यहाँ पिनाकिल की बुक से कवर करेंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन आया उसमें से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ बिहार में किया गया था। सॉल्यूशन देखिए इसके। बिहार गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिक बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड थे ये। बख्तियार जो खिलजी था, बेतखार जो खिलजी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने 12वीं शताब्दी 1993 ईस्वी के मध्य में ध्वस्त कर दिया। किसको ध्वस्त कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। कुतुबुद्दीन के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने किसको नष्ट किया था? तो उसने जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट कर दिया था। तोड़ दिया था उसको अच्छे से, बिल्कुल। नालंदा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान और प्रसिद्ध जो विद्वान जैसे नागार्जुन, जो कि माध्यमिक शून्यवाद के दार्शनिक थे, यानी ये माध्यमिक शून्यवाद था उसके दार्शनिक या उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो नागार्जुन ने दिया था। और आर्यभट्ट का तो आपको पता ही होगा। और इसमें 3 इमारतें शामिल है। जौन सी हैं? रतन सागर, रत्नाधि और रतन रंजक। विदेश यात्री चीन से थी। हेंगत्सांग इत्यादि। जो ये हेनत्सांग है और ये इत्सिंग है, ये चीनी यात्री थे, विदेशी चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो वह किस गण से संबंधित थी? लिच्छविनी गण से संबंधित थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी लिच्छविनी वंश, यानी जो कि लिच्छविनी वंश से रिलेटेड थी, के पुत्र समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी से 375 सीई तक कविराज, जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। वीए स्मिथ द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत भर के आया है कि जो भारत का नेपोलियन है यह समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो ये नाम जरूर याद कर लेना आप, वीएन स्मिथ द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त के पास थी? कविराज की उपाधि। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए। कविराज समुद्रगुप्त 335 से 336 ईस्वी से 335 और 336 से लेकर 375 ईस्वी तक गुप्त वंश के अधीन शासक किया। इन्होंने गुप्त वंश के अधीन शासक किया। वीए स्मिथ और कविराज, जो कि कवियों के बीच राजा, जो कविराज का अर्थ है वो है कवियों के बीच राजा, द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? देखो ये रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसने कहा समुद्रगुप्त को? तो किसने कहा? वीए स्मिथ ने। इनके अभियानों का उल्लेख अरण्य अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 164। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द का संदर्भ से है, मतलब जो वीथी शब्द है इसका क्या संदर्भ है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशासनिक इकाई
गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम था। पदानुक्रम यानी जो कार्मिक होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया था। एक विषयपति विषय का संचालन किया करता था, यानी जो एक विषयपति था वो एक ही विषय का संचालन किया करता था। विषय के एक भाग को विधि या विधि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विधि। विषय का जो एक भाग होता है, वन पार्ट, उसको विधि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसने लिच्छविनी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो वह तो समुद्रगुप्त के पापा थे, और समुद्रगुप्त के जो पिताश्री थे वे कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर। चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त वंश का शासक था, यानी वे गुप्त वंश के शासक थे, और उन्होंने लिच्छविनी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी नामक की एक लड़की से शादी की जो लिच्छविनी वंश की थी। गौतम बुद्ध के समय में लिच्छविनी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 166 देखिए यहाँ पर। वाकाटक साम्राज्य की रानी रिजेट प्रभावित गुप्त कुबेर नाग और डैश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त सेकंड प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। उसने लगभग 390 से 410 तक वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हल का था, जिसका भुगतान प्रत्येक उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था। तो वह कौन सा था? वह था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हलवकर कर। हलवकर कर आपको नाम से याद हो जाएगा, हलवा यानी हल का जो कर है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, हलवकर उन लोगों के लिए एक प्रकार का कर था जिनके पास गुप्त प्रशासन के दौरान हल थे। अब तो कोई हल वगैरह पे कोई टैक्स नहीं लगता, पर उस टाइम लगता था। किस टाइम? गुप्त साम्राज्य के समय। यहाँ पर हमारा गुप्त साम्राज्य का टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना आपको मोस्टली आधे से ज़्यादा याद हो जाएगा। और मोस्टली इसी बुक से ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन लगते हैं, CGL, CHSL, CPO, क्योंकि मैंने देखा है मेरी फ्रेंड्स जो हैं मुझसे रिलेटेड वो एग्ज़ाम देती है, तो मैं उनके सारा एनालिसिस करके और अपनी बुक में देख लेती हूँ। तो ये एफिशिएंट है, मैंने इसको देख रखा है, पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको भी यही रेफ़र करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। चलो अब हम अपना एक ये वर्धन वंश से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद में, हर्ष की सभा में शामिल हुआ था? तो वह कौन था? हेनसांग को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हेनसांग और यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड हो जाता है हेनत्सांग, ये टी की साउंड देता है ना, तो इसीलिए कोई बात नहीं, पर हमें तो दोनों याद करने हैं, तो आप दोनों स्पेलिंग याद रखिएगा। हेनसांग, इसको ज्वानजिंग भी कहा जाता है, चीनी बौद्ध भिक्षुक जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की थी। इन्होंने मोस्टली भारत की यात्रा की थी, जिनके लिए मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे ये उनके दरबार में। प्रयाग की सभा, यहाँ पर देखिए, जिसको महामोक्ष परिषद भी कहा गया। हर्षवर्धन ने
जनता के कल्याण के लिए अपनी सारी संपत्ति दान में दी थी। जो ये सभा थी, इस सभा में हर्षवर्धन ने अपनी जो जितनी भी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी थी, वो सब जो जनता थी उसकी जनता के कल्याण के लिए दान कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना दूत भेजा था? तो किसने भेजा था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन ने भेजा था। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए, 641 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन ने चीन के तंग सम्राट, जिनका नाम था ताइंग जोग, जिसको ताइंग प्लस ही समझ लो, ताइंग प्लस तसुंग कहा जाता था, वही जैसे हेनसांग ऐसे इसको बता रखा है, के पास एक दूत भेजा और बदले में चीनी शासक ने हर्ष के दरबार में 3 दूत भेजे। हर्ष ने 1 भेजा था, पर जो चीनी शासक थे उन्होंने उसके दरबार में 3 भेज दिए थे। उनका नाम देख लीजिए, हेनसांग, यह एक चीनी यात्री था जिसने चीन की तीर्थ यात्रा जो हर्ष के दरबार में आया था, उसने चीन वापस जाने के बाद सीयू की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का जो दूसरा नाम था वह द वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। हेनसांग ने इस पुस्तक में सारा जो भारत का उसने घूम के जो भी देखा, जो यात्रा के दौरान उसने चीज़ें देखी, उनका सबका वर्णन किया था। उसने अपने दौरान जो भी चीज़ें भारत में देखी, नहीं देखी, क्या था, मतलब उसने जो अपना ओपिनियन था ना अपने, वे उस पुस्तक में दिए हैं। यहाँ पर देखिए, हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के अलावा 2 अन्य राजाओं यानी पल्लव वंश के नरेश, जो पल्लव वंश का राजा था, नरसिम्हा-वर्मन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशंसा की है। इन 2 राजाओं की भी उसकी पुस्तक में प्रशंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कनौज की सत्ता संभाली? तो किसने संभाली थी? यहाँ ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, यशोवर्मन ने संभाली थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखिए, यशोवर्मन यह 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान कनौज और आसपास के क्षेत्र के वर्मन राजवंश के संस्थापक थे। महेंद्र वर्मन जो कि 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहे, पल्लव राजवंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जो कि 610 से 642 ईस्वी पूर्व तक रहे, यह चालुक्य राजवंश का शासक था और हर्षवर्धन के समकालीन थे। ये सभी राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के समकालीन कौन सा राजा था, और 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग राजाओं के नाम दे दिए जाते हैं। वैसे ये बुक इसलिए ज़्यादा अच्छी है कि इसमें डिस्क्रिप्शन होता है और उसमें एक ही क्वेश्चन में जो हमारा पीछे के क्वेश्चन है और आगे आने वाले क्वेश्चन है वे रिपीट हो जाते हैं, तो हमें वे अच्छे से याद हो जाते हैं। और जो भी कंटेंट होता है इसमें वह सब अपडेटेड होता है। तो ये लेटेस्ट बुक है, मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप ये बुक ही करें। अगर आपके पास पुरानी भी है तो आप एक बार वो भी पढ़ लें, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 171। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। यहाँ पर सोल्यूशन में देखिए, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन साम्राज्य जो कि पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक थानेश्वर जो कि आधुनिक हरियाणा का निर्विवाद शासक, साम्राज्य में वर्तमान में ओडिशा, बंगाल, पंजाब के राज्य और संपूर्ण सिंधु गंगा का मैदान शामिल है। चीनी भिक्षुक और यात्री हेनसांग, इसका शॉर्ट नेम है, ने इसके साम्राज्य में 8 वर्ष तक रहा और भारत की यात्रा की। वह 3 संस्कृत नाटकों के लेखक थे। नागानंद,
रत्नावली, प्रियदर्शिका। उनके दरबार में कवि बाणभट्ट भी थे। 172 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं था? तो कौन सा राजा हर्षवर्धन के संबंध में सही नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। ये इसके संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन, हरिसेन समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के थे, के दरबार के कवि थे। ये हर्षवर्धन के दरबार के ना होकर ये गुप्त वंश के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राजवंश पर आक्रमण किया था? तो किसने हराया था उसको? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड ने। डिस्क्रिप्शन देखिए। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने नर्मदा नदी के तट पर दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। मंगलेश कर्नाटक के वातापी के चालुक्य वंश के राजा थे और विक्रमादित्य फर्स्ट तीसरा पुत्र था और अपने पिता पुलकेशिन द्वितीय के पीछे चालुक्य सिंहासन पर चला गया। मतलब वह अपने पिताश्री के पीछे उसके चालुक्य सिंहासन पर चला गया था। यहाँ पर देखिए, कीर्तिवर्मन प्रथम भारत में वातापी जो कि वर्तमान में बादामी बोलता है के चालुक्य राजवंश का शासक था। वैसे चालुक्य को कितने ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको मैंने लुसेंट की बुक से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह डैश राजा का शासक था? देखिए ये एमटीएस में आया हुआ है। एमटीएस में भी अब एमटीएस बिल्कुल सीजीएल के बराबर हो गया है। उसमें ज़्यादा मतलब जो सीजीएल में हाई लेवल के सवाल आते हैं ना, वही एमटीएस में भी आते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोंड। कर्ण सुवर्ण प्राचीन बंगाल के पहले महत्वपूर्ण राजा शशांक के शासनकाल के दौरान गोंड साम्राज्य की राजधानी थी, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शासक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थानेश्वर से शासक करने वाले पुष्यभूति डैश वंश को संस्थापक थे। मतलब जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, इसमें सीधा सीधा पूछा गया है। पर ये जो लाइन दी गई है ना, थानेश्वर से शासन करने वाले, मतलब आपसे कभी ना कभी ये पूछा जाएगा कि पुष्यभूति में जो पुष्यभूति थे उन्होंने किस पर शासन किया, तो आप लगा सकते हैं अच्छे से थानेश्वर। तो आप इन चीज़ों को भी क्वेश्चन में भी समझा करें कि अगर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पॉइंट रिलेटेड दिए हैं ना, तो वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना सीखें। अगर आप ऐसे जीके करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी क्वेश्चन अपने आप हूबहू मिलते रहेंगे और आपको याद आते रहेंगे। चलो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धन। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। वर्धन वंश का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे। इस राजवंश के अंतिम राजा हर्षवर्धन के अधीन राजवंश अपने गौरव पर पहुंच गया था। यानी जो इस राजवंश का जो गौरव था वो अंत में हर्षवर्धन के अधीन तक गौरव पहुंच गया था। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 176। राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजवर्धन। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए यहाँ पर। राजवर्धन वह प्रभाकरवर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति राजवंश के सदस्य थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे और उनके बाद छोटा भाई हर्ष उनका उत्तराधिकारी बना। तो हमारा हर्षवर्धन चैप्टर पूरा हो गया है टॉपिक। अब हम कल चोल वंश करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। मैं सही बता रही हूँ, आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप बिगनर है तो आप पहले ये MCQs देख लीजिएगा, उसके बाद आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझ में भी आएगा। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।